हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाई से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं वो बताए जाते हैं। जैसा कि मैं इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि अब इस चैनल पर आपको कंटिन्यू पढ़ाई से संबंधित वीडियो मिलती रहेंगी। स्पेशल फोकस यूपीएसआई पर होगा। जो हमारी आगामी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा है सब इंस्पेक्टर की जो आनी है, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार वीडियो डाली जाएंगी और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी वीडियो को देखेंगे। आज जो हमारा कंटेंट एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, वो लगभग ये मान के चलिए आप सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ऐसे ऐसे तथ्य जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो बस आपको इतना काम करना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है, बाकी सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। चलिए तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आने वाला जो नोटिफिकेशन है हमारी वीडियो आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अक्षांश। जैसा कि आप जानते होंगे, अक्षांश को अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहा जाता है और आप देख भी रहे होंगे ये जो अक्षांश संबंधित जो टॉपिक है ये सीधा सीधा लगभग ये मान के चलिए ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इसमें आपको एक बात बता दूं कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखाएं होती है, ना कि स्पेशली कहीं खिंची हुई होती हैं। तो ये पृथ्वी पर चूंकि एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे अक्षांश। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे, जैसा कि आप जानते ही होंगे, ये ग्लोब है और ये अक्षांश रेखाएं हैं हमारी, जो कि मैंने समझाने के माध्यम से यहाँ पर बनाई हैं। हालांकि अक्षांशों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन हम समझाने के लिए मैंने इस तरीके से बना दिया है। तो आप देख रहे होंगे कि लैटिट्यूड लाइन इस तरीके की ये अक्षांश होते हैं। ठीक है, इनका अगर हम देखें अक्षांश, चूंकि सबसे पहली बात यह है कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये पृथ्वी पर होती हैं। अगर हम सबसे पहले एक बात करें कि भाई पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आप देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए, तो ये जो पृथ्वी का आकार है बिल्कुल सेम ऐसा है, अंडाकार। ये गोल नहीं है, ये अंडाकार है और इसको इलिप्टिकल भी कहते हैं, है ना। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, जो कथन वाले क्वेश्चन बनते हैं कि पृथ्वी का आकार अंडाकार कैसा है, तो अंडाकार है, क्यों है। तो देखिए इसका सीधा सा आंसर आप याद रखेंगे, जो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है, जो पृथ्वी का ये वाला भूमध्य रेखीय व्यास है वो आपका 12,756 है, 12,756 है, 12,756 किलोमीटर है। जबकि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, जैसा कि आप सब जानते होंगे, तो ये जो ध्रुवीय व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्रुवीय व्यास है इसका 12,714 किलोमीटर। तो आप एक चीज आपके दिमाग में आ गई होगी कि पृथ्वी चपटी क्यों है, इसका आकार अंडाकार क्यों है। इसका मतलब ये है, पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय व्यास है 12,756 किलोमीटर, वो पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास 12,714 की अपेक्षा ज़्यादा है। अब कोई चीज़ अगर इस तरीके से ज़्यादा होगी और यहाँ से कम होगी तो सीधी सी बात है उसका आकार अंडाकार ही होगा। दूसरे कॉन्सेप्ट में हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जो पृथ्वी का ये सरकमफ्रेंस है, जिसको हम परिधि कहते हैं, पृथ्वी की जो ये भूमध्य रेखीय परिधि है, ये वाली भूमध्य रेखीय परिधि, अगर आप ऐसा नहीं समझ सकते तो आप इस ग्लोब को देख के समझ सकते हैं कि ये जो ग्लोब है, ये जो भूमध्य रेखीय परिधि है, ये इस तरीके से, ये भूमध्य रेखीय परिधि। ठीक है, तो ये जो भूमध्य रेखीय परिधि है, ये पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर है। जबकि पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि, ध्रुवीय मतलब इस तरीके से परिधि, दोबारा से देखें तो ग्लोब पर आप इस तरीके से देख सकते हैं,
इससे पहले मैंने बात की कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि ये वाली, ये इस तरीके से आप ऐसा घूम के देख सकते हैं, ये वाली परिधि, जबकि पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि होती है ये वाली परिधि इस तरीके से। तो चूंकि पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि जो है 40,012 किलोमीटर है, 40,012 किलोमीटर है पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि लगभग। तो अच्छा, यहां से सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड टाइप में हम ये भी याद रख सकते हैं क्वेश्चन का कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि जो है वो 40,075 है, जबकि पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि जो है वो 40,012 किलोमीटर है। इसी कारण पृथ्वी अंडाकार है। तो दूसरे तरीके से हम ऐसा भी याद रख सकते हैं। बात इस हम अगर अक्षांश की करें तो अक्षांश हमें क्या बताते हैं, जलवायु और तापमान बताते हैं। अक्षांश जो है कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि भाई अक्षांश क्या बताते हैं, तो अक्षांश जो है जलवायु और तापमान बताते हैं। ये बात हमें याद रखनी है, क्योंकि हमें अक्षांशों के जरिए ही ये मालूम होता है कि पृथ्वी पर किस स्थान पर कितना तापमान है। जैसा कि आप जानते होंगे कि सूर्य का उत्तरायण होना और सूर्य का दक्षिणायन होना, सूर्य उत्तरायण कब होता है और दक्षिणायन कब होता है, जैसा कि हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो सूर्य का ज्यादातर प्रभाव इस क्षेत्र में रहता है, उत्तरायण से दक्षिणायन, दक्षिणायन से उत्तरायण। तो पृथ्वी पर अक्षांश के कारण ही हम ये जान सकते हैं कि पृथ्वी पर किस कॉन्टिनेंट का या किस कंट्री का कितना तापमान है, कौन सा कंट्री गर्म स्थिति में आता है, कौन सा ठंड की स्थिति में आता है। तो वो सब हम अक्षांश के द्वारा ही जान सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश जिसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या फिर इंग्लिश में इक्वेटर लाइन कहते हैं, ये वाली 0 डिग्री पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, या ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध साउथर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश से पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर हम कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे भी अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो इसमें कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। तो याद रखें, उत्तरी गोलार्ध में यदि हम ऊपर की बात करते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या 90 होती है, दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांशों की संख्या 90 होती है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, तो ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, ये और ऐड हो जाती है, तो कुल अक्षांशों की संख्या हमारे सामने निकल कर आ जाती है 181। अब कई स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि वो ये सोचते हैं कि कुछ बुकों में 179 दिया गया है। 179 जो है वो अक्षांशीय वृत्त की संख्या होती है, ना कि कुल अक्षांशों की संख्या। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है अक्षांशीय वृत्त की संख्या कितनी होती है, तो आप याद रखेंगे 179 अक्षांशीय वृत्त की संख्या होती है। चूंकि आप जानते होंगे कि जब ये अक्षांश हैं तो ये अक्षांश इस तरीके से घूमे हुए हैं, तो प्रत्येक अक्षांश अपने आप में वृत्त का निर्माण करता है। ठीक है, और जब प्रत्येक अक्षांश अपने आप में वृत्त का निर्माण करता है तो सीधी सी बात है अक्षांशीय वृत्त की संख्या भी 181 होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो हमारा उत्तरी ध्रुव, ये जो नॉर्थ पोल है, और ये जो साउथ पोल है दक्षिणी ध्रुव, इसके लास्ट वाले अक्षांश को जो अक्षांशीय वृत्त है उसे अक्षांशीय वृत्त में नहीं गिना जाता। न तो उत्तरी ध्रुव के अक्षांशीय वृत्त को अक्षांशीय वृत्त में नहीं गिना जाता, न ही दक्षिणी ध्रुव वाला जो अक्षांशीय वृत्त है इसको भी अक्षांशीय वृत्त में नहीं गिना जाता। इसी कारण 181 में से अगर हम 2 कम कर दें तो अक्षांशीय वृत्त की संख्या 179 निकलकर हमारे सामने आ जाती है। वहीं हम डेफिनेशन की बात करें तो एक आसान वे में कैसे याद रख सकते हैं डेफिनेशन। चूंकि अक्षांश हमें किसी भी स्थान का हमें ये मालूम पड़ता है कि ग्लोब पर अक्षांशीय स्थिति क्या है, किसी भी कंट्री की ग्लोब पर अक्षांशीय स्थिति क्या है, अक्षांश हमें ये बताते हैं।
तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो ध्यान से सुनिए, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर या फिर दक्षिण में पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी का केंद्र है ये, आप देख रहे होंगे केंद्र, पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को, किसी भी स्थान पर मापी गई कोणीय दूरी, अब वह स्थान यहां भी हो सकता है, वह स्थान यहां भी हो सकता है, वह स्थान यहां भी हो सकता है और वह स्थान यहां भी हो सकता है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को ही क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो अगर हम अक्षांश की बात करें तो हम इंडिया का ही अक्षांश आप ले लें, क्योंकि इंडिया आप जानते होंगे, क्योंकि भारत जो है हमारा देश है और उसका अक्षांश कई बार परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है। तो भारत की अगर हम स्थिति की बात करें, आप देखेंगे तो भारत लगभग यहाँ पर अपनी स्थिति बनाए हुए है। अगर हम भारतीय स्थिति की बात करें तो भारत अपनी यहाँ पर लगभग स्थिति बनाए हुए है। अगर आप देखेंगे ये भारत की स्थिति है, आप देख दे रहे हैं, ये लगभग भारत है, यहाँ ग्लोब पर भारत है, जैसा कि आप सब जानते होंगे। तो अक्षांश का मतलब ये है कि भारत की स्थिति अक्षांश पर कितनी है। इस अक्षांश जो है, अक्षांश जो है ये, इसमें भारत की स्थिति क्या है, मतलब भारत किस अक्षांश पर स्थित है। तो आप जैसा कि जानते होंगे कि 0 डिग्री से ऊपर की तरफ भी अक्षांश बढ़ते हैं और 0 डिग्री से नीचे की तरफ भी अक्षांश बढ़ते हैं। तो अगर हम अब इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश। तो अगर कई बार एग्जाम में भारत का अक्षांश से विस्तार पूछ लिया जाता है तो हमेशा याद रखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ये भारत की अक्षांशीय स्थिति है, या कह सकते हैं ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। इसका मतलब ये है स्टूडेंटों कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है, इसका मतलब ये है कि भारत ग्लोब पर इन अक्षांशों के बीच स्थित है। कई बार एग्जाम में आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप याद रखें 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत स्थित है। तो ये बात याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर हम अक्षांशों की बात करें तो ये जो अक्षांशों के बीच की दूरी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई 2 अक्षांशों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो याद रखेंगे 111 किलोमीटर 2 अक्षांशों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। 2 अक्षांशों के बीच की न्यूनतम दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और ये भी बात याद रखें, अब चूंकि ये 2 अक्षांशों के बीच की न्यूनतम दूरी 111 किलोमीटर है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाएगा कि 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। जैसा कि आप सुनते ही होंगे कि उष्ण कटिबंधीय है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, शीत कटिबंधीय है, तो वो सब ध्यान रखना है। ये जो अक्षांश हैं इसके बीच की न्यूनतम दूरी 111 किलोमीटर है, जबकि इस क्षेत्र को कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अक्षांश जो कि पृथ्वी पर जलवायु और तापमान बताते हैं, जैसा कि आप सब जानते होंगे, ये जो अक्षांश हैं पृथ्वी पर जलवायु और तापमान बताते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये कैसे तापमान बताते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश
मतलब कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ, इसका मतलब कर्क रेखा। ठीक है, उसके बाद 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, इसका मतलब है मकर रेखा। इसका मतलब ये है स्टूडेंटों कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। अब ये बात आप शायद भली भांति जानते होंगे कि जो सूर्य की किरणें हैं जो लंबवत पड़ती हैं उसी क्षेत्र पर गर्मी का असर ज्यादा होता है। तो सीधी सी बात याद रखेंगे। तो जैसा कि आप सब जान गए होंगे, इसका मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही पृथ्वी पर अन्य स्थानों की अपेक्षा ज्यादा गर्मी का प्रभाव रहता है। ठीक है, उसके बाकी इसके ऊपर जो है नॉर्मल टेम्परेचर पाया जाता है, और जबकि साउथ के 23.5 डिग्री साउथ के नीचे भी नॉर्मल टेम्परेचर पाया जाता है। तो कई बार आपने इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में सुने होंगे कि पृथ्वी का वह स्थान बताइए जहां पृथ्वी पर अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक तापमान पाया जाता है, तो वो भूमध्य रेखा के आसपास पाया जाता है। उसका कारण क्या है? चूंकि सूर्य की लंबवत किरणें साल में 2 बार भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसी कारण क्या होता है कि जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है वो पृथ्वी के अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक गर्म रहता है। या अगर हम इसे अक्षांश में बात करें तो 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच में पृथ्वी पर सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको अक्षांश समझ में आए होंगे। बाकी देशांतर पर हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे लेक्चर में। वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को 1-2 बार देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।